हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीएस कॉर्नर। डेली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 7 तारीख। तो आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर्स है अल्ट्रा प्रोसेस फूड। तो क्या है इसमें? इकोनॉमिक सर्वे हैज कॉल्ड फॉर स्ट्रिजेंट फ्रंट ऑफ द पैक लेवलिंग rules to be enforced. Adding the consumption of ultra processed food is a big factor in undermining physical and mental health. तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या आया है कि इनका जो फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग होना चाहिए किसका? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का, क्योंकि इट्स अ बिग फैक्टर इन फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यूपीएफ रिफर्स टू द फूड प्रोडक्ट्स दैट हैव बीन सिग्निफिकेंटली अल्टर्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म थ्रू वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू उनका जो फॉर्म है काफी उनसे अलग कर दिया जाता है। और बेसिकली किस लिए किया जाता है हम पढ़ते हैं आगे। These food these foods typically contain numerous ingredients that are commonly used in home cooking. Basically ये कहाँ यूज होते हैं? होम कुकिंग में, such as artificial flavors, colors, preservatives, sweeteners, emulsifier and other additives. यानी आप समझ सकते हैं कि बेसिकली घरों में जो भी चीजें यूज होती हैं उसमें ये ज्यादातर अपना स्थान रखते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है कि कंज्यूमिंग हाई अमाउंट ऑफ यूपीएफ has been linked to chronic health conditions like cardiovascular disease, obesity. यानी कि समझे ये हमारी को बॉडी को डिजीज भी देते हैं, जिसमें कि ओबेसिटी है, आपके कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं, क्रोनिक हेल्थ कंडीशन बेसिकली। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनकी? सबसे पहला है नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफी कम होती है। Despite being calorie dense, UPF generally lack essential nutrients, जो भी हमारे लिए बॉडी के लिए essential nutrients चाहिए होते हैं, such as vitamins, minerals, वो इनमें लैक करते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है इनकी कैरेक्टरिस्टिक? एक्सटेंसिव यूज ऑफ एडिटिव्स। बहुत ज्यादा यूज होता है एडिटिव्स का। कंटेन सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स दैट आर नॉट टिपिकली फाउंड इन ट्रेडिशनल और मिनिमली प्रोसेस्ड फूड्स। जो ट्रेडिशनल फूड्स होते हैं उनमें उतने एडिटिव्स नहीं होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं, लेकिन उनमें होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में। तो समवेयर ये हमें हमारी फिजिकल या मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें? हाईली पैलेटेबल एंड कन्वीनियंट। इसी तरीके से बनाए जाते हैं जैसे कि इजी टू कंज्यूम हो और हाईली अपीलिंग हो, जिससे क्या होता है कि आप इनको ज्यादा खा सको, और विच कैन लीड टू ओवर कंजम्पशन। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की रिपोर्ट्स क्या हैं कि यूपीएफ इंक्लूड कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड ब्रेड, जो अपने घरों में नॉर्मली आती है, जो ब्रेड हम लोग बड़े चाव से खाते हैं, बट इट कैन बी लाइक अफेक्ट आवर फिजिकल हेल्थ इन अ बैड मैनर। ब्रेकफास्ट सेरेल्स जो हम खाते हैं, केक्स हुए, बच्चों के लिए बहुत अच्छे लगते हैं, चिप्स, बिस्कुट्स, फ्राइज, जैम्स, सॉस, मेनूज, मीट्स, plant based meats and refined flavors of cereals। यानी कि मैक्सिमम जो भी चीजें घरों में हमारी यूज होती हैं उनमें ये हैं। The group also includes many culinary ingredients such as cooking oils, refined sugar, salt and spice, since cosmetic food additives such as artificial color and emulsifier। तो बेसिकली इस करंट अफेयर में हमें क्या मतलब पता चला कि जो भी ये फूड है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको अच्छे से पैक होना चाहिए, फ्रंट ऑफ लेवलिंग इनकी पैकिंग होनी चाहिए। ठीक है, अगले करंट अफेयर पे चलते हैं, जियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन। सो यस, इट इज अ इकोनॉमिक करंट अफेयर, सो यू जस्ट नीड टू सी इट वेरी इन अ प्रोनाउंस मैनर, लाइक ये क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में। ओके, सो जियो इकोनॉमिक सेगमेंटेशन क्या है? So this can be defined as a policy-driven reversal of global economic integration, often guided by the strategic consideration। आगे क्या है? It is a character by countries forming trade and financial partnership based on the geopolitical alignment। तो बेसिकली अगर आप सिंपली समझना चाहो तो कुछ कंट्रीज हैं जिनके अपने अपने मतलब अलाइनमेंट्स हैं जियोपॉलिटिकल, यानी कि उनके अपने अपने फेवर्स हैं, उसके हिसाब से वो ट्रेड और फाइनेंशियल पार्टनरशिप्स बनाते हैं। और ये इसकी बेसिकली वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक होगी जियोपॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन।
तो इससे मतलब इससे क्या होता है वो आप देख लें, आगे आगे देख लेते हैं। दिस प्रोसेस encompasses different channels including trade, capital and migration flows. Yes, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ट्रेड, कैपिटल, माइग्रेशन फ्लोज होता है, वो भी अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पर। सच फ्रेगमेंटेशन वुड रिजल्ट इन परमानेंट लॉसेस टू ग्लोबल जीडीपी। इससे क्या होता क्या है कि ग्लोबल जीडीपी में काफी लॉस आता है, बिकॉज ग्लोबल जीडीपी आपका हाई कब होगा, जब मैक्सिमम कंट्रीज होंगे एक साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग लोग मतलब कंट्रीज जो हैं वो ग्रुप्स बना लेते हैं, जैसे ग्लोबल जीडीपी को काफी लॉस होता है। Based on IMF estimates, the cost of geo-economic fragmentation can range from 0.2% to 7% of GDP in some economies. यानी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, कोस्ट क्या है इसकी 0.2% से 7% of GDP, right? These losses can emanate from technological decoupling, trade restrictions, reduced capital movement, owing to higher risk aversion। क्या होता है कि जब ये कंट्रीज अपना अपना फॉर्मेशन बनाते हैं तो देयर माइट बी अ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, और जो कैपिटल मूवमेंट्स हैं काफी कम हो जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि डिक्लाइन इन इंटरनेशनल कॉपरेशन, तो ऑब्वियसली इनके बीच में काफी कॉपरेशन कम हो जाता है। ओके, आगे क्या है, ट्रेड इज द मेन चैनल थ्रू विच फ्रेगमेंटेशन इज रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। बेसिकली ट्रेड इज द मेन चैनल। The impact of geo-economic fragmentation is seen in global FDI flows. Global FDI flows में भी देख सकते हैं आप इसको, and among the economies, yes, which are increasingly considered among geopolitical aligned countries। यानी कि जो भी geopolitically aligned countries हैं, particularly in strategic sectors, उनको ये काफी हद तक impact करता है। आगे क्या है, कुर्दिस्तान। ओके, क्यों ये न्यूज में है ये देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया हैज सेंट अ शिपमेंट ऑफ मेडिकल सप्लाईज टू सपोर्ट द रेजिडेंट्स ऑफ कुर्दिस्तान रीजन इन इराक। तो क्या है ये, इट इज अ ब्रॉडली डिफाइंड जियोग्राफिक रीजन ट्रेडिशनली इनहेबिटेड मेनली बाय कुर्ड्स। आप इनको कुछ कुर्ड्स बोलो, कर्ड्स बोलो। तो इन इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटेंसिव प्लेट्यू एंड माउंटेन एरिया spread over large parts of what are now eastern Turkey, northern Iraq, western Iran and smaller parts of northern Syria and Armenia। ठीक है, ये कहाँ स्प्रेड है, काफी बड़ा है ये एरिया है, और कुर्ड्स जो हैं उनके द्वारा ये इनहेबिटेड है, और ये काफी हद तक कहाँ फैला हुआ है, ईस्टर्न टर्की की तरफ, नॉर्दर्न इराक की तरफ, वेस्टर्न ईरान की तरफ, और छोटे छोटे पार्ट सीरिया और आर्मेनिया की तरफ। ओके, गवर्नमेंट कौन सी है यहाँ पे, इरबिल, सुलेमानिया, दोहुक एंड हलबजा। ओके, नाम भी काफी इनके इंटरेस्टिंग है। कैपिटल इज इरबिल। जियोग्राफिकल फीचर्स क्या हैं कुर्दिस्तान रीजन के, माउंटेन्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स, द माउंटेन सिस्टम ऑफ जाग्रोस एंड ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ टॉरस। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये लाइक वाइज आपको माउंटेन सिस्टम पूछे जा सकते हैं, तो ये आप देख लीजिए। रिवर्स कौन कौन सी है, टिग्रिस रिवर है एंड एक ग्रेटर जैब रिवर है, फ्लोज थ्रू दिस रीजन। अच्छा, इंडिया एंड कुर्दिस्तान रीजन में मतलब व्हाट इज द लिंक बिटवीन, तो यस, इंडिया एस्टेब्लिश्ड अ कंसुलेट इन इरबिल, द कैपिटल ऑफ कुर्दिस्तान रीजन, इन अगस्त 2016 टू इनहेंस इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल टाइज विद इराक। इराक के साथ इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल जो टाइज थे उनको बढ़ाने के लिए इंडिया ने कॉन्सुलेट इरबिल में स्थापित की। Several Indian businesses have participated in trade fairs and exhibitions in Erbil and Sulaimania in recent years. काफी हद तक trade fairs have been like there. There has been a participation in trade fairs and exhibitions. And the Kurdistan region comprising Erbil, Sulaimania, Dohuk has seen a steady increase in Indian workers. वहाँ पे काफी ज़्यादा Indian workers भी employed हुए हैं इन sectors में, such as steel mills, oil companies and construction projects. Okay. आगे बढ़ते हैं। ओके, elusive dusty cat। So this current affairs is all about the animal। आपका जियोलॉजी पार्ट तो चल रहा है इसमें।
For the first time ever, the elusive rusty spotted cat was found prowling in the jungles of West Bengal, Purulia district recently. Okay, Purulia is a district in West Bengal. और आप मुझे कमेंट्स में प्लीज बताइए कि पुरुलिया किस चीज के लिए फेमस है. ओके, इट इज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट नोन कैट. सबसे छोटी और लाइटेस्ट नोन कैट है. साइंटिफिक नेम इज ट्रायोलेनस रबीजिनोस. ओके, काफी टफ नाम लग रहा है इसका. ओके, आगे पढ़ लेते हैं हम. रस्टी स्पॉटेड कैट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये. तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड लाइक इन ड्राई डिसीजेस एंड सेमी डिसीजेस फॉरेस्ट में पाई जाती है. इन नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है. वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है, कच्छ में, राजस्थान में, पेनिसुलर इंडिया में पाई जाती है, बिसाइड्स नेपाल एंड श्रीलंका. इंडिया होल्ड्स 80% ऑफ द कैट टोटल पॉपुलेशन. बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका 80% इंडिया में है, बाकी नेपाल एंड श्रीलंका में भी है, और इंडिया के काफी मतलब स्टेट्स में ये पाई जाती है. राइट. रस्टी स्पॉट कैट फीचर्स क्या है इसके. इट वेट्स लेस देन 1.5 किलो, 1.5 kg. ओके, अबाउट हाफ द साइज ऑफ डोमेस्टिक कैट. जो डोमेस्टिक कैट होती है उसके हाफ आप मान के चलिए. They have a fawn grey colored coat with their eponymous rusty spots on their back and flanks. Their head is short. Okay, मतलब these are just features, so you need to remember those features. But yes, you need to just like revise the distribution part. Okay, so कहाँ कहाँ ये पाई जाती है. The eyes are fairly large. ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्योंकि it might be asked कि yes थोड़ा सा बताइए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है. ग्रेइश ब्राउन टू एम्बर. आइज इसकी थोड़ी बड़ी होती हैं, उनके कलर बताए गए हैं, ग्रेइश ब्राउन टू एम्बर. और एडेप्शन इन नॉक्चुरल बिहेवियर, आपको पता ही होगा दीज एनिमल्स आर लाइक नेचुरल बिहेवियर. देयर लेग्स आर रिलेटिवली शॉर्ट होते हैं उनके पैर. फीट है ब्लैक स्टोन. ओके, टेल इज मॉडरेटली लॉन्ग, मोर रस्टी कलर्ड देन द बॉडी एंड अनमार्क्ड. ओके, इसका क्या है कंजर्वेशन स्टेटस. सबसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कंजर्वेशन स्टेटस क्या है इसका. IUCN रेड लिस्ट में है नियर 3 टन. ओके, तो यस काफी अप है ये. अगला करंट अफेयर हम देख लेते हैं. अगला करंट अफेयर है सैफ्रॉन रीटेल डेमस फ्लाई. ओके, तो क्या है. 2 naturalists have spotted the saffron रीटेल डेमस फ्लाई for the first time in Karnataka along the नेत्रावती रिवर. तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि नेत्रावती रिवर कहाँ है, पहला क्वेश्चन. दूसरा, जब सैफ्रॉन रीटेल डेमस फ्लाई के नाम से क्वेश्चन अगर आता है तो यस इट हैज बीन फाउंड इन कर्नाटक. इट रिफर टू इंडोस्टिका डेकेनेसिस एंड कॉमनली कॉल्ड सैफ्रॉन रीटेल बिकॉज ऑफ द सैफ्रॉन बॉडी. दिस पर्टिकुलर स्पीसीज बिलोंग टू फैमिली Platystidae, commonly referred to as shadow damselfly. Okay. इसकी अपीयरेंस क्या है. दे आर स्लेंडर एंड डेलिकेट इंसेक्ट. ओके, काफी डेलिकेट इंसेक्ट हैं ये, और रेयर स्पीसीज है, एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में पाई जाती है. ओके, हैबिटेट के बारे में हम जान लेते हैं. सीन इन स्ट्रीम्स सराउंडेड बाय द थिक वेजिटेशन एंड यूजुअली फाउंड नियर slow moving forest streams where they can rely on pristine water quality for their life cycle. Basically ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाएंगे कि yes these are the animals which are seen in streams surrounded by thick vegetation. Somewhere it can be asked like this. उनकी डिस्कवरी से पहले, prior to this discovery, this is खोज से पहले, the distribution of Damselfly was documented in southern parts of Western Kerala and Tamil Nadu basically. Okay. The presence of them is an indicator of healthy ecosystem and they are highly sensitive of environmental changes and pollution. Yes, काफी highly sensitive होते हैं environmental changes के. मतलब अगर वो जहाँ रह रहे हैं that is the indicator वहाँ का healthy ecosystem. अगर वो वहाँ नहीं है basically, अगर वो वहाँ से इनका movement होता है तो this might be indication कि उस ecosystem में कुछ changes आए हैं. That was in the negative side. Okay, Damselflies. There are a group of predatory aerial insects हैं that are in the older Odonata. Habitat क्या है इनके. Found mainly near shallow freshwater habitats
and graceful flyers with slender bodies and long formally. Yes, it has been repeated. Okay, sorry for that. Generally smaller, more delicate and fly bigly in comparison with the dragon. Smaller होते हैं, delicate होते हैं, fly bigly. Okay, तो चलते हैं अगले करंट अफेयर्स पे. अगला करंट अफेयर है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेंट ट्राइब्यूनल. इसके बारे में हम जस्ट थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं. So it has been established amending the Tri Act of 1997 in year 2000. ये 2000 में सेट की गई थी, इसमें अमेंडमेंट करके ट्राई एक्ट में. It was set up to educate disputes and dispose of appeals with a view to protect interest of service providers and consumers. जो भी टेलीकॉम सेक्टर्स के कंज्यूमर्स हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए. कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होता है एंड 2 मेंबर्स व्हिच आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके. एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स. एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो यस, द चेयरपर्सन शुड बी और शुड हैव बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट. ठीक है. एंड अदर मेंबर्स के बारे में बात करें तो उन्होंने कम से कम पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे शुड हैव हेल्ड एंड इक्विवेलेंट पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है. फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 2 years. और a person who is well versed in field of technology, जो टेक्नोलॉजी टेलीकम्युनिकेशन इस फील्ड में प्रो हो, तो दिस इज द एलिजिबिलिटी. टेन्योर क्या है चेयरपर्सन का? इट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ मैक्सिमम 4 years और टिल द एज ऑफ 70 years, whichever is earlier. मतलब 4 साल मैक्सिमम जा सकता है, होल्ड कर सकता है, या फिर टिल 70 years एज. अदर मेंबर्स उनकी भी 4 साल है until the age of 65 years, whichever is early. Okay. So yes, question might be asked कि telecom dispute settlement and appellate tribunal के बारे में बताइए. Okay. Power and jurisdiction क्या है इसका? It exercise jurisdiction over telecom, broadcasting, IT and airport tariff matters under the Tri Act 1997 जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना हुई, and IT Act 2008 and the Airport Economic Regulatory Authority of India Act 2008. Okay. इट एक्सरसाइज, इसके जो ड्यूटीज हैं वो देख लेते हैं. इट एक्सरसाइज ओरिजिनल एज वेल एज एपेलेट जुरिसडिक्शन इन रिगार्ड टू टेलीकॉम, ब्रॉडकास्टिंग एंड एयर टैरिफ मैटर्स. हमने पहले पढ़ लिया है. यस, इन रिगार्ड टू साइबर मैटर्स द ट्राइब्यूनल एक्सरसाइज ओनली द एपेलेट जुरिसडिक्शन. ये साइबर मैटर्स में क्या है, ये एक्सरसाइज किसको करती है? केवल एपेलेट जुरिसडिक्शन को करती है. ओके. आगे क्या है? इन जनवरी 2004 द गवर्नमेंट इंक्लूडेड ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज आल्सो विद इन द पर्व्यू ऑफ ट्राई एक्ट में क्या क्या जोड़ा गया? 2004 में ब्रॉडकास्टिंग और केबल सर्विसेज को भी जोड़ा गया. ओके. तो आफ्टर कमिंग इनटू द फोर्स फॉर द रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2017, जुरिसडिक्शन ऑफ टीडीसेट यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल stands extended to matters that lay before the Cyber Appellate Tribunal and also the Airport Economic Regulatory Authority Appellate Tribunal. मतलब इसका एक there has been like extension इसकी powers का. So guys, that's it for the day. If you like my video, then please like, share and subscribe. Thank you so much. Have a nice day.